देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने इक्वेशन का जो भी कंप्लीट किया था और मतलब लीनियर इक्वेशन का, और एक एक्सरसाइज बाकी है, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज ई बाकी है, उसके पहले ये साइमल्टेनियस इक्वेशन पे 3 क्वेश्चन है, ये पहले हम लोग कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, if the numerator of a fraction is increased by 2, बोल रहा है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का मतलब फ्रैक्शन होता है। अब बोल रहा है न्यूमरेटर जो है उसको अगर हम लोग 2 से इंक्रीज करते हैं एंड द डिनोमिनेटर बाय 1, और डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करते हैं, इट बिकम्स 1, मतलब जो फ्रैक्शन है वो हम लोग का 1 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट बोल रहा है कि again if the numerator is decreased by 4 and denominator by 2, it becomes half, find the fraction, हमें फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग का कुछ ऐसा बनेगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह हम लोग एक्स वाई मान के कर सकते हैं, अगर तुम लोग एन डी लिख के भी करना चाहते हो तो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में तो तुम लोगों ने देखा लास्ट दिन ही कि हम लोग किस तरीके से जो है ऑप्शन के साथ इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन 1-2 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम दिखा देते हैं। देखो कि हम लोग एन और डी को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। गुड मॉर्निंग दीपशिका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुंजू। गुड मॉर्निंग गुंजू। अच्छा देखो हम लोग मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने एक्स को न्यूमरेटर और वाई को डिनोमिनेटर मान लिया है। अब हमें पहला कंडीशन क्या दिया था, अगर हम लोग न्यूमरेटर को 2 से मतलब इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ऐड या इंक्रीज जो भी बोलो, और जो डिनोमिनेटर है उसको 1 से इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग का जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बोला है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर को 4 से डिक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर को 2 से डिक्रीज करते हैं, तो ये हम लोग का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सॉरी ये y होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा हाफ। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी एमसीक्यू में ऑप्शन रहेगा, उससे ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा y प्लस 1, x माइनस वाई हो गया -2 प्लस 1, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू -1। अच्छा अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 2 माइनस 8 वाई -2। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग तुषार। अच्छा देखिए, अच्छा देखो 8 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग के पास 2 इक्वेशन आ गया। अब 2 इक्वेशन क्यों आया, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये हम लोगों का 2 इक्वेशन पे ही है, मतलब लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे है। गुड मॉर्निंग स्टेशिस। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या किसी को भी? मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन बन गया। तो ये देखो हम लोग को प्रॉब्लम्स लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहा है ना। देखो 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गया, जहां पर एक्स वाई 2 वेरिएबल से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो साइमल्टेनियस, और क्योंकि लीनियर है तो साइमल्टेनियस लीनियर लीनियर इक्वेशन जहां पर एक्स का पावर 1 होगा, एक्स का पावर 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला था फ्रैक्शन बता दो क्या होगा, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने से ही हम लोग फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। एक्स और वाई को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, जैसे देखो तुम लोग जैसे बचपन में सीखे हो सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिस मेथड से तुम लोग का आता है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है जो है एलिमिनेशन मेथड, तो हम उससे करते क्योंकि उससे हमारा जल्दी हो जाता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1
माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। देखो तो इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। हम नीचे नीचे लिख के करते हैं, तुम लोग अगर किसी और प्रोसेस से पहले से हैबिचुएट हो तो तुम लोग वैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 लिख दिया मैंने, दोनों इक्वेशन को क्या किया है, नीचे नीचे लिख दिया। फिर मुझे क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस करना है, तो यहाँ माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, हम इस तरीके से करते हैं। तुम लोग अगर किसी और तरीके से करते हो तो कर सकते हो। x माइनस 2x हो जाएगा -6, माइनस वाई और ये माइनस माइनस में प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ जाएगा -7, तो x इक्वल टू मेरा 7 आया। बाकी तुम लोग देखो अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि पहले से अगर कुछ सीखा हुआ है ना, देखो ये तो बचपन का चीज, अगर तुम लोगों ने सॉल्व करना किसी और तरीके से सीखा है तो अभी मेरा वाला फॉलो करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम लोग जैसा सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। अब हम लोग y निकालेंगे, तो x कैसे करेंगे, अब हम सब्सटीट्यूट करके करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 7 इन वन इक्वेशन, ठीक है। ম্যাম বলছি ওয়াই ওয়াই এর না নিচের যে ওয়াইটা ওটা প্লাস হবে আমার মনে হয় ওই আমি কারণ এভাবে লিখি, সেটাই বললাম, মাইনাস মাইনাস লিখলে আমি এটাকে প্লাস ধরি, তোমরা যদি অন্য কোনো ভাবে করো করতে পারো, আমার এটা মাইনাস মাইনাস আমি প্লাসই ধরি এটা। আচ্ছা আচ্ছা देखो मेरा करने का तरीका अलग है, अगर तुम लोग को ये नहीं समझ में आता है तुम लोग अपना एलिमिनेशन मेथड लगाओ। हम वही बोले पहले, ये प्लस है ये प्लस है, यहाँ प्लस माइनस में हम इसको माइनस मानते हैं, फिर ये माइनस है माइनस माइनस में हम इसको प्लस मानते हैं, जो कि हम खुद एजम्पशन मतलब वो लिखते नहीं है, ये मेरा टेक्निक है, ठीक है। मुझे बचपन में मैंने ऐसे ही सीखा था ना, तो यही मेरा आदत हो गया। अब तुम लोग अगर किसी और तरीके से, जैसे मान लो कोई यहाँ पर प्लस लिखते हो तो लिख के कर सकते हो, वही हम बोल रहे हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा तो यही हैबिट है ना, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू 7 आ गया, अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं x माइनस वाई में 7, x का वैल्यू 7, तो मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल -8, तो y इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा x बाई वाई, ये देखो फ्रैक्शन मेरा क्या था, x बाई वाई, x का वैल्यू मेरा आया है यहाँ पर, y का 8 आया है, x का वैल्यू मेरा 7 आया, 7/8 मेरा आंसर आ रहा है। तो देखते हैं, हाँ 7/8 ही होगा। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया। ये वाला तुम लोग इग्नोर कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, हम बार बार बोल रहे हैं। ये अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, तुम लोग कोई दूसरे मेथड से कर लो, सोल्यूशन तो सभी को करने आता होगा। अच्छा देखो फिर नेक्स्ट वाला देखो, इलास्ट्रेशन 2, इसमें क्या बोला है देखो। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मानसी। Good morning, ma'am. अच्छा इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 2 में देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि द एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, ठीक है। पहले क्या बोला है, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इनका जो एज है, इनके दो जो बेटे हैं, ठीक है, इनके दो जो बेटे हैं, इनका एज जो भी है, इनके दो बेटे का जो एज है, ठीक है, उसका टोटल का 3 टाइम्स है। देखो बोला है द एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, तो दोनों बच्चों का एज जो है उसका सम, ये दोनों का सम, ठीक है, ये दोनों का सम करने से क्या निकल के आएगा, टोटल एज निकल के आएगा, टोटल एज ऑफ 2 सन, ठीक है। ये जो एज निकल के आएगा, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका जो एज है, इन बच्चों के एज का टोटल का 3 टाइम्स है, ऐसे ही बोला है। देखो 3 टाइम्स है, मतलब अगर हम इस पर्सन का एज मान लेते हैं x, ठीक है, और इनका जो एज है, इनका एज का टोटल अगर हम मान लेते हैं y, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, बोल रहा है कि इनका एज इनके एज से 3 टाइम्स है, इनका एज इनके एज के टोटल का 3 टाइम्स है। तो मुझे बोलो कि अगर मुझे इक्वेशन को कैसे लिखना है, इक्वेशन मतलब तो इक्वल स्टेटमेंट, मुझे इक्वल करना है, लेकिन x इक्वल टू तो y नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू जो भी है वो इसका 3 टाइम्स है, तो मुझे 3 कहाँ लगाना चाहिए, बोल सकते हो तुम लोग, 3 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ लगाना चाहिए ताकि इक्वल X is equal
हाँ, x इक्वल 3y होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इनका एज फॉर एग्जाम्पल 40 है तो इनका कितना होगा, 40 से तो फिर 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा। चलो इनका अगर 30 है तो इनका एज का टोटल कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल 15 होगा, सॉरी 15 नहीं, ये 45 होना चाहिए। ये 45 होने से यहाँ पर कितना होगा, 15 होगा, तभी तो 15 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 45 होगा। मतलब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना ही है तो y में करना है, क्योंकि y का वैल्यू कम है। तो अगर मुझे x और y को इक्वल करना है तो मुझे y में ही 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बनेगा कि इनका एज इनके एज का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर होगा। तो पहला एक इक्वेशन हम लोग का ये बन गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है 5 years hence his age will be double the sum of their age। तो 5 साल बाद का एज, तो मुझे बोलो इनका 5 years के बाद का एज क्या होगा, बोलो आफ्टर 5 years इनका एज कितना होगा। हम इसी ड्रॉ के नीचे लिखते हैं आफ्टर 5 years, हेंस मतलब आफ्टर, आफ्टर 5 years इनका एज कितना होगा। मैम x+5। x+5 होगा, और आफ्टर 5 years इनके एज का टोटल कितना होगा। यहाँ तो 2 लोग हैं, 2 पर्सन है, इनके एज का टोटल कितना होगा। चलो आफ्टर 5 years इनका एज का टोटल कितना होगा। 3y plus 10 না 3y তো হবে না, এখন যে এজের টোটাল আছে 5 বছর পর তার এজের টোটাল কত হবে। যেমন আমি এখানে এক্সাম্পল নিয়েছিলাম 15, তাহলে 5 বছর পর এদের এজের টোটালটা কত হবে, তার সাথে তো এই 3y এর কোনো লিংক নেই। আমি যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়েছিলাম, এটা 45, এটা 15, তো এটা 15 যদি হয় তাহলে 5 years आफ्टर কত হবে। अगर मान लो तुम लोग कोई भी 2 जन अपना एज का टोटल करो और 5 साल बाद तुम लोग के एज का टोटल क्या होगा नहीं बता सकते। जैसे अगर मान लो इसका एज 10 साल है, इसका 12 साल है, तो अभी दोनों का एज का टोटल कितना हो गया 22। तो 5 साल बाद दोनों का एज का टोटल कितना होगा ये नहीं बता पाऊंगी। हम 110। 5 বছর পর सॉरी मैम, বলেছি। सॉरी मैम, सॉरी मैम, मैम सॉरी मैम, 27। ভুল, 27 তো একজনের 5 বছর হচ্ছে না, এখানে দুটো লোক আছে, 2 जन है तो यहाँ पे। अगर मान लो तुम लोग के घर में कोई भाई बहन है, जैसे तुम लोग का एज मान लो है, हम मान लेते 18, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। अब तुम लोग का मान लो अगर कोई भाई बहन है या कोई भी फ्रेंड है, उसका भी मान लो एज है 18, ठीक है। अब 18 और 18 कितना हो गया 36। अब 5 साल बाद दोनों का एज का टोटल पूछेंगे तो तुम लोग कितना 5 साल बाद क्या एक ही जन का एज बढ़ेगा कि 2 जन का बढ़ेगा। एक्स वाई से नहीं समझ में आ रहा है, हम तो डेटा दे रहे हैं 10 12, तो 5 साल बाद इसका एज कितना मैम होगा। 5 करके 2 जन का ही इंक्रीज होगा, तो 46 होगा। तो तुम लोग ये एक आसान सा चीज नहीं बोल रहे हो, देखो वही तो 5 और 5 दोनों जगह पे लगना चाहिए। देखो अगर इसका एज 10 साल है, इसका 12 साल है, तो 5 साल बाद इसका भी एज बढ़ेगा, इसका भी एज बढ़ेगा। इन दोनों का आज का टोटल अगर 22 है तो आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा टोटल, दोनों का ही ना 5 बढ़ेगा, मैम एक जन का 32। थोड़ी ना बढ़ेगा। मैम 32 हो जाएगा, हाँ तब 32 एक हो जन का जाएगा। थोड़ी ना बढ़, हाँ 32 होगा। गुड मॉर्निंग शुभम। ये देखो इसका 15 हो जाएगा, इसका 17 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो दोनों का बढ़ेगा, तुम लोग एक जन का बढ़ा रहे हो, एक जन का कैसे बढ़ेगा, 2 जन है ना। तो यहाँ पर बोलो क्या होगा, अगर अभी दोनों का एज का टोटल y है तो 5 साल बाद दोनों का एज का टोटल कितना होगा। y+10। y+10 मतलब 5+5। अभी जो भी एज है उसमें कितना बढ़ेगा, अभी का एज का टोटल जितना भी है उसमें 5 और 5 बढ़ेगा, ठीक है। अभी अब मान लो 2 बच्चे, एक का एज 5 है, एक का एज 6 है, तो अभी 11 years है। तो 5 साल बाद दोनों का एज का टोटल कितना होगा, इसका भी 5 से बढ़ेगा, इसका भी 5 से बढ़ेगा, तो इसका 10 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, तो 21 ना। तो इसमें तुम लोग कितना ऐड करोगे 10। जैसे तुम लोग का एक जन का 5 साल बाद का एज पूछता है तो उसमें 5 ही ना ऐड करते हो, दोनों का होगा तो तुम लोग 2 बार 5 ऐड करोगे, एक बार एक सन के लिए, एक बार दूसरे सन के लिए, ठीक है। अच्छा अब
ये जो 5 इयर्स बाद जो एज का कैलकुलेशन हो रहा है, बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है, बोल रहा है यहाँ पर 5 इयर्स हेंस हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ देयर एज। ठीक है, तो ये जो पर्सन है 5 साल बाद इनका एज, इनके बेटों का एज का टोटल का डबल हो जाएगा। अब बोलो डबल यानी 2 किधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, इधर या इधर? बैलेंस करना पड़ेगा ना, इधर या लेफ्ट इधर? साइड। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मेरा कम वैल्यू है, ये मेरा जो वैल्यू है ये कम वैल्यू है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोग यहाँ लेफ्ट साइड में नहीं होगा, इधर होगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कैसे हो सकता है? दोनों बच्चों का एज जो है और यहाँ पर जो एज है, मान लो अगर इनका एज जो भी निकल के आ रहा है अभी कैलकुलेशन करने से, जैसे मान लो इनका एज अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इनका एज निकल के आता है, एक्स का वैल्यू जो आ रहा है, देखो हम मान लेते हैं इनका अगर 45 है एक्स और यहाँ पर 5, तो ये कितना हो जाएगा 50, और इनका 2 इंटू वाई करने से जितना आएगा। मतलब एक बात तो समझ में आ रहा होगा ना कि पेरेंट्स का, ऑब्वियसली पेरेंट्स का एज ज्यादा होगा, बच्चे का एज थोड़ी ना ज्यादा हो सकता है। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, दोनों को इक्वल करना है तो फिर 2 टाइम्स तो इधर ही मल्टीप्लाई होगा। वैसे भी इक्वेशन में बता ही दिया है कि 5 years hence his age will be double the sum of their days। इनका एज इनके एज का डबल होगा, तो इसमें 2 लगाओगे तो इनका एज ना डबल हो जाए, इनका एज थोड़ी ना डबल बोल रहा है, बोल रहा है इनका जो एज है इनके बच्चों के एज का डबल है, तो ये तो डबल वैल्यू है ही, तो मुझे यहाँ पर इक्वल करने के लिए डबल तो यहाँ लगाना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 5, तो ये हो गया मेरा 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो मेरे यहाँ पर एक इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है, x इक्वल टू 3y, यहाँ पर बना हुआ है x इक्वल टू 3y, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये देखो x माइनस 2y इक्वल 15 आया था, x के जगह हम ये पुट कर लेते हैं 3y माइनस 2y 15, तो ये सॉल्व करके आ गया y इक्वल टू 15, यानी दोनों बच्चों का एज का टोटल कितना है, प्रेजेंटली 15 है, और x का वैल्यू फिर कितना होगा, x इक्वल टू 3y होता है ना। ये देखो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बना हुआ है, तो यहाँ पर हम 3 इंटू वाई का वैल्यू 15 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 45। मतलब प्रेजेंटली जो मतलब जो फादर है, ठीक है, प्रेजेंटली फादर का एज जो है वो 45 है, और दोनों जो सन है उनके एज का टोटल जो है हम लोग का 15 है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में हमें बोला था इक्वेशन कैसे बनता है, तो फादर का एज कितना है 45 है, और करेंटली दोनों बच्चों का एज का 3 टाइम्स है, तो देखो इधर 45 लिखेंगे एक्स का वैल्यू, और इधर कितना लिखेंगे 15। अब बोला है 3 टाइम्स, अगर तुम लोग यहाँ 3 टाइम्स लगाओगे तो ये तो गलत बात हो गया ना, इनका एज थोड़ी ना 3 गुना बोल रहा है इनसे, ये दोनों को इक्वल करना है, तो इनका 45 है जो कि इनके बच्चों के एज का 3 टाइम्स है, तो वैल्यू इधर ही कम होगा, तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए। सेम कंसेप्ट मेरे इस इक्वेशन में भी आएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट मेरे इस इक्वेशन में भी आएगा, तो प्रेजेंट एज हो गया गुड आफ्टरनून सर। प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज 45 ईयर, यही पूछा था कि प्रेजेंट एज बताओ, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा 45 ईयर्स। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करके सॉल्व होगा, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो इलास्ट्रेशन 3 करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो बोल रहा है कि नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट नंबर मतलब कोई भी एक 3 डिजिट नंबर मुझे बोलो, 3 डिजिट नंबर कैसा हो सकता है, कोई भी एक नंबर। 100। अच्छा जीरो को थोड़ा हटा के बोलो, जीरो मतलब जीरो लेने से समझाने में फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तीनों ही वैल्यू मतलब जीरो के अलावा कोई वैल्यू लेके बोलो। अच्छा हम लिखते हैं, देखो 111। 111, चलो ठीक है 111। अच्छा अब यहाँ पर इस ये 111 कैसे बनेगा बोलो, मैंने लास्ट दिन बताया था, अगर तुम लोग को याद है तो बोलो कैसे करके बनेगा 111।
111 तो कोई नंबर नहीं होता है, हम लोग जैसे 10 कोई नंबर नहीं होता है, 10 को कैसे बनाया जाता है, उसी रेस्पेक्ट में 111 कैसे बनेगा वो? 100 plus मैम 10 11 10 plus 1 और एक बार बोलो कोई भी एक चीज। मैम 11 into 10 plus 1 না 11 into 10 plus 1 করলে কত হয়? এরকম হয় না, এখানে তিনটে আছে, এখানে पहले बोलो ये तीन प्लेस किस किस का है? मैम 100 plus 11 100 plus 11 मैंने जैसे बोला है वैसे तुम लोग नहीं बोल रहे हो, जैसे मैंने लास्ट दिन तुम लोग को 10 का दिखाया था, कोई भी कुछ नहीं बोल रहे। ये कौन सा प्लेस है? ये यूनिट, यूनिट प्लेस। ये 10th प्लेस और ये 100th प्लेस। ये तो क्लास में ही हुआ था, तुम लोग तब बोल रहे थे, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ भूल गए। अच्छा अच्छा 100 इंटू कितना होगा बोलो? तो फिर Plus 100 10 into हाँ, 1 हाँ बोल। 1 into 1 100 इंटू 1 होता है, ठीक है, कॉपी देख के भी तुम लोग नहीं बोल रहे हो। 10 के साथ कितना इंटू होगा? 10 into 1 फिर 1 into 1 प्लस 1 होगा, ऐसा नहीं होता है, वो तो 2 डिजिट के लिए होता है। तो 100 प्लस 10 प्लस 1 ऐसे करके बनेगा हम लोग का 3 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट में ये 3 प्लेस का, 3 डिजिट में 3 प्लेस, 4th डिजिट में 4 प्लेस का तो एक मतलब सिग्निफिकेंस होता है ना, যেটাকে বাংলাতে একক দশক শতক বলে, আর इंग्लिशে यूनिट 10th और 100 बोलता है, और हिंदी में क्या बोलता है मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा तो नहीं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई कोई बोलता था पहले, जो स्टूडेंट लोग थे जिनका हिंदी में ये किया हुआ है, तो वो बोलते थे, लेकिन हम भूल गए। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, जिनको याद है ठीक है। देखो तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 111, ठीक है। तो ऐसे होता है 3 डिजिट का नंबर, इस तरीके से बनता है। अच्छा अब हमें बोला क्या है, बोल रहे हैं नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट। एक नंबर है जिसमें 3 डिजिट है, विच द मिडिल वन इज 0। बोल रहे हैं मिडिल का डिजिट जो है 0 है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, लेट द डिजिट बी, किसका अनम्यूट हो जा रहा है बार बार, पूरा म्यूट करो ना, पूरा म्यूट करो ना, बार बार आवाज হচ্ছে, যখন বলবে তখন আনমিউট। लेट द डिजिट बी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। मैंने 3 डिजिट ले लिया, वैसे बोला है कि मेरा जो मिडिल वाला डिजिट है वो 0 है, ठीक है। हम एक बार मान लेते हैं कि डिजिट मेरा एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मिडिल वन इज 0, तो हम एक्स वाई जेड माने हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक मतलब कोई भी डिजिट को यूनिट मान सकते हो, कोई भी एक डिजिट को मिडिल, और कोई भी एक डिजिट को 100, ऐसे करके मान सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, देयरफॉर द नंबर बी, नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मान लेते हैं यूनिट डिजिट, तुम लोग इसके जगह एक्स के जगह किसी और को भी मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम 10th मान लेते हैं, इसको हम 100th मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा यूनिट, अगर मेरा कोई भी डिजिट 0 नहीं होता है, पहले हम तुम लोगों से ये कंसेप्ट में थोड़ा सा करवाना चाहते हैं। मुझे ये चीज बोलो कि अगर मेरा कोई भी डिजिट 0 नहीं होता है, क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, अगर मेरा कोई भी डिजिट 0 नहीं होता है और ये 3 डिजिट है, तो मेरा नंबर कितना बनेगा बोल सकते हो? अगर मैंने यूनिट में x माना है और y को 10th माना है और z को 100th माना है, तो बोलो। अरे अभी तो किया, बोलो कौन बोलेगा? अभी तो सिखाया, और लास्ट दिन भी सिखाया था, और अभी तुरंत किया है, 2 सेकंड भी नहीं हुआ। तो अगर मेरा ये सारे डिजिट्स है, तो नंबर क्या बनेगा? मैम एक्स 10y और x इंटू 1, हाँ यूनिट प्लेस, फिर उसके मैम बाद x 10। into हाँ बोलो बोलो। y into 1
1 नहीं होता है, y 10th प्लेस में है तो 1 कैसे हो, y 10th मैम प्लेस y में है इंटू ना। 10 होगा। हाँ 10 इंटू वाई लिखना चाहिए, ठीक है। y इंटू 10 नहीं लिख के हम लोग 10 इंटू वाई, y इंटू 10 लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली लिखना चाहिए मुझे ऐसे, ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। वैल्यू एक ही आएगा Z लेकिन हम into लिख देंगे। 100 हाँ इंटू Z जेड z। into इंटू, 100। हाँ हाँ यही तो हम पूछ रहे हैं कि अभी तो सीखा ना, तो जेड इंटू 100, 100 जेड प्लस 10 वाई प्लस एक्स, ये होगा नंबर। जैसे 1 1 1 बना, अब यहाँ जेड नहीं था, एक्स नहीं था, वाई नहीं था, तो इसका वैल्यू निकल के आया 1 1 1। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं। मुझे बोला है कि मिडिल वन इज 0 इफ मिडिल वन इज 0, मतलब मिडिल का एक नंबर, मिडिल का एक डिजिट 0 है बोल रहा है, तो 100 जेड प्लस ये कितना हो जाएगा, अगर मिडिल का डिजिट मेरा 0 है तो ये वाला मिडिल का डिजिट मेरा 0 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो मेरा नंबर कितना होगा 100 जेड प्लस एक्स, क्योंकि मैंने मिडिल वाला वैल्यू जो कि 10th का प्लेस होता है, 3 यूनिट में मिडिल वाला 10th होता है, जो कि मैंने माना था y, तो वो मेरा 0 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर तुम लोग मिडिल वाला y नहीं मान के कुछ और मानते हो, तो तुम लोग का नंबर वैसे बनेगा और आंसर भी फिर उस तरीके से आना चाहिए। तुम लोग अगर मान लेते हो कि तुम लोग x को 10th मानोगे, y को 100 मानोगे और z को यूनिट मानोगे, मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तुम लोग का नंबर बनेगा z प्लस 10x और 100y, ठीक है। फिर मिडिल वाला अगर 0 होगा, तुम लोग का नंबर बनेगा 100y प्लस z, तो उसके रेस्पेक्ट में आंसर निकल के आएगा। वैसे भी चलेगा, लेकिन तुम लोग जो भी मान रहे हो कोई भी एक तरीके से करना है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमें और क्या बोला है, बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9, बोल रहा है कि मिडिल वाला डिजिट 0 है और बाकी बचे हुए डिजिट का सम 9 है। तो अगर मैंने y को 0 कर दिया तो बचा क्या क्या डिजिट, अगर मैंने y को मिडिल डिजिट माना जो कि 0 है क्वेश्चन के हिसाब से, तो बाकी बचा हुआ डिजिट क्या क्या है, बाकी बचा हुआ डिजिट क्या एक्स क्या और है। जेड। हाँ एक्स और जेड, ठीक है। तो एक्स और जेड का टोटल कितना बोला है, यहाँ पर बता दिया है 9, तो हमें 9 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, तो पहला ये इक्वेशन निकल के आया। फिर बोल रहा है, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, ठीक है। मतलब फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, मतलब अभी मुझे फर्स्ट डिजिट मतलब कौन सा, यूनिट डिजिट, मुझे इसको क्या मानना है, इसको मुझे 100th प्लेस में लेना है, इसको मुझे यूनिट प्लेस में लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो बोल रहा है कि जो नंबर बनेगा वो क्या है, ओरिजिनल नंबर से 297 ज्यादा है, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या बनेगा, मुझे ये बोलो, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर क्या बनेगा, सोचो, है तो आसान लेकिन सोचो, नंबर क्या बनेगा मेरा, अगर मुझे ये नंबर में x के जगह z रखना है, z के जगह x रखना है, तो मेरा नंबर क्या बनेगा बोलो। 100x प्लस z। हाँ ठीक, 100x प्लस जेड ये बनेगा। क्यों, क्योंकि मेरा मिडिल वाला तो 0 ही है, तो मुझे क्या क्या प्लेस अरेंज करना है, यूनिट 10th प्लेस तो मेरा 0 है, ठीक है, और 100th प्लेस मेरा कितना है, 100th प्लेस में मुझे लेना है किसको, x को, और यूनिट प्लेस में मुझे किसको लेना है, z को, क्योंकि मुझे क्या करना है, बचे हुए दो डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर 100x होगा प्लस ये तो 0 रह जाएगा और ये 1 इंटू जेड हो जाएगा, सिंपल 100x प्लस जेड इंटरचेंज करने के बाद आ गया। अब इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना वो ओरिजिनल जो नंबर है उससे कितना ज्यादा है, 297 है, तो ये नंबर ओरिजिनल नंबर ये है, इससे बोल रहा है कि कितना ज्यादा है, बोल रहा है 297 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, देखो कितना है, 297, ठीक है। अच्छा, अब 100x माइनस एक्स मतलब 99x हो जाएगा, 100z प्लस जेड और माइनस 100z मतलब 99z, ये हो गया 297, ठीक है। अब 99 को कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, x माइनस जेड,
297, तो x माइनस जेड का वैल्यू हो जाता है 297/99। 99 को शायद 3 से कैंसिल, हाँ 3 से हो जाएगा 3, ठीक है। x माइनस जेड 3 निकल के आ गया, तो ये दूसरा एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसको तुम लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, हम अगेन अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन है x प्लस जेड 9 है, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन मेरा आया x माइनस जेड। हाँ मैम। तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो, मेरा यहाँ पर देख के करने का जरूरी नहीं है, यहाँ पर तो ये तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा 12, x का वैल्यू 12/2 यानी कि 6, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 माइनस जेड इक्वल टू 3, माइनस जेड इक्वल टू 3 माइनस 6, तो माइनस जेड इक्वल टू -3, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बोला है नंबर क्या होगा, तो नंबर बी, नंबर यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये वाला जहां पर मिडिल वन 0, 100z प्लस x, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 100z प्लस x। 100z, जेड का मतलब 3 है और x का मतलब 6 है, मतलब 300 प्लस 6 यानी 306। देखो हमें 3 डिजिट का नंबर मिल गया जिसका मिडिल वैल्यू 0 है, जिसका बचे हुए 2 डिजिट को ऐड करने से 9 आता है, और अगर हम लोग डिजिट को चेंज कर देते हैं यानी 306 से 603 कर देते हैं, तो इनमें जो डिफरेंस है वो हम लोग का निकल के आना चाहिए 297। अब देख लो 297 आता है कि नहीं आता है, माइनस करके चेक करके देख सकते हो। 603 माइनस 306 यानी कि 297। और वैसे तुम लोगों का ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, एमसीक्यू है तो तुम लोग वहां से कर सकते हो, लेकिन देखो थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए, सीख रहे हो तो कि 3 डिजिट क्या होता है, चेंज होने से क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा, कहीं पर अगर बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं हो रहा है तब तो तुम लोग को करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जो कि आसान है। देखो एक्सरसाइज ई, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। बोल रहा है कि 2 पर्सन का जो इनकम का रेशियो है वो 4:5 है, इनकम का रेशियो, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9, और जो है एक्सपेंस का जो रेशियो है वो बोल रहा है 7:9 है। इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ, और दोनों का सेविंग्स कितना है 50 रुपीज ईच, मतलब दोनों का ही 50-50, दोनों पर्सन का। फाइंड देयर मंथली इनकम, बोला है कि दोनों का मंथली इनकम निकाल के बताओ, ठीक है। अच्छा तो तुम लोग यहां से देख के मुझे बोल सकते हो कौन सा आंसर होगा। एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसमें से 1 सेकंड में आंसर दिया जा सकता है, जस्ट 1 सेकंड। मैम ऑप्शन बी। मैम बी। बी, अच्छा बी ही क्यों होगा बोलो। मैम 400 और 500 को डिवाइड करने से 4:5 आ जाएगा। हाँ करेक्ट, यही वाला देखना था। देखो हमें इनकम रेशियो दे दिया है 4:5 और आंसर भी सारे इनकम बेसिस पे दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा तो इनकम है जिसका रेशियो करने से मेरा 4:5 आएगा, ऑब्वियसली 400 एंड 500 का। तो ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जितना जल्दी होगा, बाकी कोई भी क्वेश्चन इतना जल्दी नहीं होगा, कितने भी ऑप्शन से कर लो, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है तो और एक चीज भी कर सकते हो, 400 से 50 सेविंग्स को माइनस कर दोगे तो 350 का एक्सपेंस निकल के आ जाएगा, 500 से 50 रुपीज का सेविंग्स माइनस कर दोगे तो 450 का एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। अब एक्सपेंस का रेशियो निकाल के देखो, एक्सपेंस का रेशियो भी तुम लोग का कितना आ जाएगा, 0 0 हटा दो, 5 ये नहीं 7 7 5 हाँ 7 5 7 5 7 में 35, 5 9 जा 45, 7:9, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन जल्दी तो सबसे जल्दी इसी में होगा
कि अगर मुझे मंथली इनकम ही दे रखा है तो ऑब्वियसली मंथली इनकम का रेशियो मेरा जिसके साथ मैच होगा वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो ई का 1 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। बोल रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर 2 से इंक्रीज कर देते हैं तो बोल रहा है फ्रैक्शन हाफ बन जाता है। इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ इज इंक्रीज बाय 12। और वही वाले फ्रैक्शन को अगर 12 से इंक्रीज कर दोगे तो बोल रहा है 3/4 हो जाएगा। तो तुम लोग चेक करके देखो किसमें ये ऐसा एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 3/8 और उस पे चेक करते हैं। तो हम 3/8 पे चेक कर रहे हैं। 3/8 पे पहले हम 2 से इंक्रीज कराएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये हो गया 5/10। 5/10 मतलब हाफ होता है। अब अगर दोनों को हम 12 से इंक्रीज करेंगे, देखो इसके बाद हम इसीलिए चेक करें क्योंकि हमें बोला था 2 से इंक्रीज करने से हाफ होगा, तो हम लोग फिर दूसरे कंडीशन को भी चेक करेंगे। अगर 12 ऐड करेंगे तो बोल रहे 3/4 होगा। 12 ऐड करने से ये 15 हो जाएगा, ये हम लोग का 20 हो जाएगा। तो 5 3 से 15, 5 4 से 20 मतलब 3/4 हुआ। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आया? बोलो ये तो आसान था, Yes, समझ ma'am. में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब थर्ड वाला, इसमें तुम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना ही पड़ेगा। देखो जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमारा हर एक क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन से नहीं होता है। जैसे ये वाला, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। अभी अभी किया था, थोड़ा सा इसमें चेंज दिया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने किया था कि एज ऑफ ए पर्सन, किसी एक पर्सन का एज क्या है, 2 टाइम्स है। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। सेम पॉइंट यहां से यहां तक लाइन में पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज किया उसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड 5 years एगो, बस यहाँ पर एगो की जगह था हेंस, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन। यहाँ बोला है 5 साल पहले, वो बोला था 5 साल बाद। हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एज, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन के साथ आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमारे पास, देखो ये सब आंसर जो है प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ इससे हम लोग कैसे निकाले कि फिर इनका प्रेजेंट एज कौन सा वाला सही है, क्योंकि बाकी कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए हमें मतलब किसी भी बेटे का एज तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें XY मान के ही करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन एज इट इज है, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, वहां 5 years एगो हेंस बोला था, या 5 years एगो का एक इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तुम लोग खुद से एक बार कोशिश करो, मेरे हिसाब से करना चाहिए, तुम लोग को कर पाओगे। देखो लेट हिज प्रेजेंट एज, हिज यानी हम वो पर्सन का बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट हिज प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है, एंड सम ऑफ एज ऑफ टू सन, दो बेटों का एज जो है y है। और पहला इक्वेशन तो प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही था, बोल रहा है कि करेंटली जो फादर है उनके साथ दो बेटे का एज का टोटल कैसा है, बोल रहा है कि ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू सन। तो इनका एज जो भी है इनके बेटे का डबल है, तो दोनों साइड अगर मुझे इक्वल करना है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये इसका डबल है, तो मुझे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन ये मिल गया। अब बोला है कि 5 years एगो बोला है, कंडीशन दिया है एज का, तो मुझे बोलो 5 years एगो इन पर्सन का एज क्या था। 5 years एगो हिज एज मतलब इन पर्सन का एज क्या था, और 5 years एगो सम ऑफ एज ऑफ टू सन क्या था, ये बोलो बोलो। x minus 5 हाँ, x minus 5 और एटा ये वाला 3 into y minus 10 3 का, হ্যাঁ 3 ইনটু, ওটা ইকুয়েশনে যখন লিখবো, আর ইন্ডিভিজুয়ালি বললে যেটা বললে ওটা ঠিক বলেছো, y minus 10
सही, हाँ सही है। देखो y -5 ठीक है, जब इक्वेशन बनाएंगे तब हम लोग 3 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन के साथ बोल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग लिखने से ये हो रहा है, ठीक है। तो 5 साल पहले अगर तुम लोग का आज का एज जो भी है, 5 साल पहले एज क्या था, कैसे निकालोगे, -5 ही करोगे। और अगर 2 जन का 5 साल पहले का एज निकालोगे तो -10 करोगे। जैसे 2 जन का आफ्टर एज निकालते हो तो 5 ऐड करते हो तो माइनस हो जाएगा। सेम कंसेप्ट है देखो, और ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, इसमें ज्यादा हम और क्या बोले। अब बोला है कि 5 साल पहले इनका जो कंडीशन था वो क्या था, बोल रहा है कि 5 साल पहले बोल रहा है हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एज, इनके एज का 3 टाइम्स था। तो दोनों का अगर मुझे इक्वल करना है, ये जो भी वैल्यू है ये जो भी वैल्यू है ये इससे 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करो, x -5 इक्वल टू 3y -30, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, 2y -5 इक्वल टू 3y -30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3y हम इधर लेके आते हैं तो -30 + 5, तो -y इक्वल टू -25, -y इक्वल टू -25, तो इसका मतलब y इक्वल टू हो गया 25, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 × 25 यानी कि 50। हमें पूछा क्या था कि इनका प्रेजेंटेज कितना है, तो इनका प्रेजेंटेज कितना है 50, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रेजेंटेज ऑफ द पर्सन, मतलब जो फादर है उनका प्रेजेंटेज कितना है 50 है। कंडीशन फुलफिल हम लोग इस पे चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ चेक कर सकते हो। ये देखो, अगर बच्चों का एज का टोटल 25 है तो प्रेजेंटली 2 बच्चे का एज का टोटल जो है उसका डबल इनके फादर का एज है, ठीक है। और 5 साल पहले इनके फादर का एज कितना हुआ करता था, दैट इज 45, और 5 साल पहले इन दोनों का एज का टोटल कितना हो रहा था, यहाँ पर देखो 15, जो कि इनके फादर के एज का क्या हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। इनके फादर का एज 5 साल पहले जो था वो इनके दोनों बच्चे के एज के टोटल का 3 टाइम्स था, तो कंडीशन फुलफिल भी कर रहा है। तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पर कंडीशन हमें 5 साल पहले के लिए दिया है। पहला वाला कंडीशन तो बिल्कुल एज इट इज वाला ही है, और उसके साथ साथ हमें वहां पर दिया था 5 इयर्स हेंस वाला, ठीक है। तो ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन से नहीं निकलने वाला, तुम लोग को इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा तुम लोग को सॉल्व का हैबिट भी करवा रहे हैं। अच्छा, अब देखो बोल रहा है ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100, बोल रहा है 10 और 100 के बीच में एक नंबर है जो बोल रहा है कि इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब पहले मुझे बोलो तो 10 से 100 के बीच का जो नंबर है, 10 से 100 के बीच, बिटवीन मतलब तो बीच हो गया ना, तो मुझे बोलो तो ये कितने डिजिट का नंबर होगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कौन से डिजिट का नंबर होगा? 2 डिजिट। ऑलवेज 2 डिजिट होगा, क्योंकि 10 के बाद स्टार्ट होगा 11 से और खत्म होगा 99 पे। अगर कोई 100 देख के 3 डिजिट मानोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे 100 से लेके 10 के बीच का नंबर ढूंढना है, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड लास्ट 99 तक 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। पहला बात है कि 10 से लेके 100 के बीच में मुझे 2 डिजिट नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 से लेके 100 के बीच का जितना भी नंबर होगा वो सारे के सारे नंबर हो जाएंगे 2 डिजिट, ठीक है। पहला ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि जो भी नंबर होगा इस 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये देखो ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं सभी हमारे 2 डिजिट नंबर दिए हुए हैं। बोल रहा है कि इनके डिजिट का सम करो, तो 5 और 4 ये 2 डिजिट का सम करने से कितना आएगा, मुझे बोलो। अरे बोलो, 5 और 9 आएगा। अब बोल रहा है ये जो सम आया इसका 5 टाइम्स करने से वही वाला नंबर मिल जाएगा। वही तो बोला है, नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 5 टाइम्स करने से कितना होता है, 9 × 5 45 होता है, लेकिन ये तो 54 है, तो फिर ये आंसर तो नहीं होगा।
अच्छा तो 53 पे चेक करो। 5 + 3 करने से कितना आता है? 8। 8 का 9 टाइम्स करने से क्या 53 आता है? नहीं आता है, 72 आता है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। 45 पे चेक करो। 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 का 5 टाइम्स करने से कितना आता है? 45 ही आता है। तो चलो कंडीशन तो फुलफिल हो गया, पहला वाला कि जो भी नंबर है उसके डिजिट को ऐड करके उसका 5 टाइम्स करने से हमें वही वाला नंबर मिलेगा। यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन और एक कंडीशन भी, उसको भी हम चेक करवा देते हैं। इफ 9 बी एडेड टू इट डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर इसमें 9 ऐड होता है तो डिजिट रिवर्स यानी 54 हो जाना चाहिए। क्या 9 ऐड करने से 54 होता है? चेक कर लो। यस मैम। तो फिर वही आंसर यस मैम। ठीक है, तो लिख लो, यहाँ पर हम लिखवा देते हैं। 4th नंबर का पहला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले ऑप्शन में दिया था 5 + 4 54 था पहला ऑप्शन। 54 में 5 + 4 करने से 9 होता है, 9 का 5 टाइम करने से आता है 45, तो कैसे चलेगा? ठीक है। फिर सेकंड देखो, हम लोगों ने देखा 53 में 5 + 3 करना चाहिए, हमें सम करने बोला था। 8 × 5 टाइम्स करने से मेरा आना चाहिए था 53, आ रहा है 40, तो ये भी नहीं चलेगा। एंड नेक्स्ट देखो 45 वाला जो ऑप्शन था वहां पर मेरा 4 + 5 होना चाहिए 9। 9 × 5 में मेरा होना चाहिए 45। हाँ मैच तो हो रहा है, 45 भी हो रहा है। एंड सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 45 में 9 ऐड करने से मेरा 54 होना चाहिए, हो रहा है डिजिटल रिवर्स मतलब 54, तो ऑप्शन सी से आंसर होगा। ठीक है। अच्छा अब 5th नंबर देखो, बोल रहा है द वेजेस ऑफ 8 मेन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। बोल रहा है कि 8 मेन और 6 बॉयज को जो वेजेस दे रहे हैं उसका टोटल है 33। इफ 4 men earn 4.50 more than 5 boys, determine the wages of each man and boy। बोल रहा है कि अगर 4 लोग जो अर्न करते हैं वो 5 जो लड़के अर्न करते हैं उनसे 4.5 रुपए ज्यादा है, तो वेजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय क्या होगा? हर एक जो है बॉय और हर एक मैन का जो वेजेस है वो कितना होगा? तो देखो हम लोग सिंपल एक तरीका है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो हमें बोला है 8 मेन और 6 बॉयज का जो वेजेस का टोटल है वो 33 है। यहाँ हमें आंसर क्या दे रखा है कि एक मेन को कितना वेजेस मिलता है, एक बॉय को कितना वेजेस मिलता है। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि 8 मेन और 6 बॉयज को कितना वेजेस मिलता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो भी ऑप्शन है वो मुझे किस बात के लिए दिया हुआ है कि पर मेन एंड पर बॉय का वेजेस। ठीक है, तो 1.50 अगर एक मेन का वेजेस है तो 8 मेन का वेजेस कैसे निकालोगे? अगर एक जन को 1.5 रुपया मिलता है तो 8 जन को कितना मिलता होगा? कैसे निकालोगे बोलो? बोलो। 1.50 into 8। तो इंटू 8 ये हो गया। 8 मेन का वेजेस कितना होगा मल्टीप्लाई करने से? 12 रुपीज। ठीक है। अच्छा अब अगर एक एक बॉय को 3 रुपीज मिलता है तो 6 बॉयज को कितना देना पड़ता होगा टोटल? 18 रुपीज। अच्छा ये दोनों का टोटल कितना हो गया? 30। लेकिन ये दोनों का टोटल होना कितना चाहिए? 33। तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम लोग ऑप्शन बी में चेक करेंगे। ऑप्शन बी मुझे बोला है 3 रुपीज और 1.50। देखते हैं, 3 रुपीज पर मेन है, 8 मेन है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 24 रुपीज और यहाँ पर 1.50 बोल रखा है देखो, और यहाँ पर 6 बॉयज है तो ये हो जाएगा 9 रुपीज। ठीक है, 9 और 24 ऐड करने से कितना हो जाएगा? 9 और 24 ऐड करने से 33 ही हो रहा है। ठीक है, तो चलो पहला कंडीशन तो मैच हुआ, जिससे पता चल रहा है कि ऑप्शन बी होगा कि 8 मेन और 6 बॉयज को अगर 33 दे रहा है तो एक एक जन को हमें 3 रुपीज और 1.50 इस बेसिस पे पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। अब सेकेंड कंडीशन को भी तुम लोग रीचेक कर सकते हो। 4 men earn 4.50 देन 5 बॉयज बोल रहा है, तो 4 मेन का अर्निंग कितना होगा? अगर एक मेन का अर्निंग 3 रुपीज है, 4 मेन का अर्निंग कितना होगा? 4 मेन को कितना करके मिलेगा? 4 मेन का अर्निंग कितना होगा? 4 मेन को कितना करके मिलेगा? मेरा यही अगर आंसर है तो 3 रुपीज के हिसाब से कितना मिलेगा? 12। और बोल रहा है 5 बॉयज का अर्निंग, तो 5 बॉयज का अर्निंग कितना हो जाएगा? @ 6 करके कितना हो गया? 30।
अब बोल रहा है देखो इफ 4 men earn 4.50 more than 5 boys, ठीक है 5 हाँ 5 into 1 पॉइंट, अच्छा मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये वाला 1.5 होगा ना, मैंने 6 लिख दिया गलती से, रुपीस तो 1.5, यहाँ पर आएगा 7.5, ठीक है। तो अब देखो मेन का जो इनकम है वो 12 रुपीज है, बॉयज का जो इनकम है वो 7.5 आ रहा है। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, बोल रहा है कि 4.5 रुपए आने चाहिए, तो देखते हैं 4.5 रुपए आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, ठीक है। ये देखो माइनस करके देख लो, 12 से 7.5 माइनस करके 4.5 ही आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैच करके देख लिया। इसका मतलब कंफर्म मेरा आंसर ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक एक पर्सन को, एक एक मेन को 3 पर मेन के बेसिस पे और एक एक बॉय को 1.50 पर बेसिस पे देते हैं, तो 8 मेन 6 बॉयज का टोटल वेजेस 33 होता है, और 4 मेन और 5 बॉयज के वेजेस का डिफरेंस जो है वो 4.50 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं ये वाला? यस मैम। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ये भी आसान है, तुम लोग खुद भी बता सकते हो। कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट is 4 times the sum of its digit and 27 added to it, the digits are reversed। बोल रहा है एक नंबर में 2 डिजिट है, ठीक है, तो सभी ऑप्शंस हमारे 2-2 डिजिट के ही हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है is 4 times the sum of their digits, तो अभी तो मैंने ऐसा सेम करवाया था, लेकिन जिसमें 4 टाइम्स शायद नहीं था, तो इन दोनों डिजिट, बोल रहा है 2 डिजिट के नंबर का सम का 4 टाइम्स करने से वही वाला नंबर निकल के आना चाहिए। तो चलो हम लोग चेक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए में 63, ठीक है, तो 63 ये ऑप्शन है। तो 63 में 2 डिजिट है जिसका ऐड करने से आता है 9, और 9 में बोल रहा है 4 टाइम्स करने से सेम वही वाला नंबर मिल जाएगा, तो वो तो नहीं आ रहा है, ये तो आ रहा है मेरा 36। तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है मेरा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। फिर 35 बोला है, 35 यानी 3 + 5, 3 + 5 मतलब 8 होता है, 8 × 4 करने से हो जाता है 32, तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, बोला है 36, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9, 9 × 4 करने से आ गया 36। चलो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। नंबर जो है जो कि 2 डिजिट वाला है वो उसके डिजिट के सम का 4 टाइम्स करने से जितना आता है उतना है। सेकंड कंडीशन, इफ 27 एडेड टू इट डिजिट्स आर रिवर्स्ड, बोल रहा है इस नंबर में अगर 27 ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, मतलब आंसर 63 आना चाहिए। अब देखते हैं 36 में 27 ऐड करने से 63 होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर हम लोग का होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। 36 का ऑप्शन सी होगा, 36 में गलती से 6 का ऑप्शन सी होगा। बोलो समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं, देखो तो 7th नंबर में देखो क्या बोला है, ऑफ 2 नंबर्स 1/5 of the greater is equal to 1/3 of the smaller and their sum is 16, the numbers are। तो देखो अगर हम लोग पहले ये नंबर, मतलब ये दोनों नंबर दिया है, दोनों नंबर का क्या कंडीशन है, एक बड़ा वैल्यू है एक छोटा वैल्यू है, सब जगह पे देखो एक बड़ा वैल्यू एक छोटा वैल्यू है, सभी का ऐड करने से ना तुम लोग को 16 ही मिलेगा। ये देखो ये भी 16, ये भी 16 और ये भी हम लोग का 16 होगा। तो ऐड से तो हम लोग इसको समझ नहीं सकते हैं, हमें ये वाले कंडीशन पे चेक करना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर का 1/5 ऑफ द ग्रेटर, तो हम लोग पहले ऑप्शन ए पे चेक करते हैं, ठीक है, फिर ऑप्शन बी पे करेंगे, अगर नहीं होता है तो देखते हैं किस पे हमारा मैच होगा। 7th नंबर, अच्छा देखो ऑप्शन ए में 2 नंबर दिया है 6 और 10, बोलो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10, और स्मॉलर नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। हमें बोला है कि 1/5 ऑफ द ग्रेटर, तो 10 का 1/5 कितना आया 2, 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर का 1/3 करते हैं, 2 आ रहा है, ठीक है, हाँ इक्वल तो हो रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड देयर सम इज 16 वाला तो कंडीशन हर जगह पे ही फुलफिल हो रहा था, यानी मेरा ऑप्शन ए ही आंसर होगा
कि मुझे बोला है ग्रेटर नंबर का 1/5 और स्मॉलर नंबर का 1/3 का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए, जो कि सिर्फ इसी में फुलफिल कर रहा है, बाकी में नहीं होगा। तुम लोग देख सकते हो, अगर 7 का तुम लोग 1/5 करोगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। और अच्छा इक्वल बोला है तो तुम लोग चेक करके देख भी सकते हो कि हो रहा है कि नहीं। ये तो 3 आ रहा है तो ये तो पॉइंट में आएगा, तो ये कैसे होगा? ये पॉइंट में आने से देखते हैं कितना हो रहा है, 1.4 हो रहा है। ठीक है, तो हमें बोला है 1/5 ऑफ द ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो नहीं हो रहा है, पॉइंट में आएगा तो इक्वल कैसे होगा? अच्छा 12 का 1/5 और 4 का 1/3, तो 4 का 1/3 करने से तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो इक्वल तो नहीं होगा। सेम तरीके से 11 का 1/5 और 5 का 1/3, इसमें भी सेम नहीं आएगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी शायद 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो फिर हमारा मैच नहीं होगा। और जो पॉइंट में आ रहा है ना वो इक्वल भी नहीं हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो। ये देखो 12/5, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इक्वल आएगा, नहीं, ये देखो हम लिख के दिखा देते। तो और 4/3 का देखो कितना आ रहा है, 4/3 का 1.33333333 चलता जाएगा, तो फिर इसमें भी मेरा मैच तो नहीं हो रहा है। 11 डिवाइडेड बाई 5 2.2 और 5 डिवाइडेड बाई 3 ये कुछ आ रहा है 1.6666 ऐसे करके। ठीक है, तो मैच तो एक भी नहीं हो रहा है हम लोग का, सिर्फ ऑप्शन ए से ही मैच हो रहा है। बोलो समझ में आया ये वाला 7 तक? हाँ मैम। ठीक है चलो 8th नंबर का देखो, बोल रहा है कि y इज ओल्डर देन x बाई 7 ईयर्स। y का एज x के एज से 7 ईयर्स ज्यादा है। 15 ईयर्स बैक x's एज वाज 3/4 ऑफ y's एज, द प्रेजेंट एज आर। तो इसका मतलब ये सभी एज हमें क्या दिए हुए? प्रेजेंट एज दिए हुए। ठीक है, अच्छा तो हम लोग इस पे चेक करते हैं, जो भी कंडीशन बोला है उसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, तो 8th नंबर का हम पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में x का एज दिया है 36 और y का एज दे रखा है 43। ठीक है, अच्छा अब बोला है कि y जो है वो 7 ईयर्स ओल्डर है x से। क्या इसमें 7 ईयर्स का गैप दिख रहा है हमें? देख लो पहले, क्या इसके साथ इसका 7 ईयर्स का गैप है? 43 माइनस 36, हाँ 7 ईयर्स का गैप तो है। ठीक है, तो y जो है वो 7 ईयर्स ओल्डर है x से। फिर बोला है 15 ईयर्स बैक एक्सेस एज, तो पहले मुझे बोलो x का एज 15 ईयर्स बैक कितना था? कितना था? हाँ बोलो, अरे बोलो बोलो, ठीक ही हो रहा था, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। 21, ठीक, ये देखो 21। अच्छा अब बोला है 15 ईयर्स बैक एक्सेस एज वाज 3/4 ऑफ वाईज एज। ठीक है, तो x का जो एज था वो y के एज का 3/4 था, तो फिर y का भी तो हमें निकालना पड़ेगा कि y का एज 15 ईयर्स बैक कितना था। बोलो y का एज 15 ईयर्स बैक कितना था? 43 माइनस 15 कितना आ रहा है देखो? 35। 35 तो नहीं आना चाहिए, 43 माइनस 15 होगा ना, 28 आ रहा है। ठीक है 28 आ रहा है, तो बोल रहा है कि 15 ईयर्स बैक एक्सेस एज वाज 3/4 ऑफ वाईज एज, तो y के एज का 3/4, तो 3/4 करके देखो कितना आता है? 21 आता है, सही है। ठीक है, 15 ईयर्स बैक y का एज जो है वो y का एज का 3/4 जो है, y के एज का 3/4 जो है वो x का एज था। तो बात तो सही है जो बोला है, इसका मतलब ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर है। तो अगर ए से निकल के आ गया है तो बाकियों में चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग सिर्फ 7 का डिफरेंस देखोगे तो वो सभी में बराबर। देखो ऑप्शन बी तो कभी नहीं हो सकता है, मुझे बोल सकते हो ऑप्शन बी क्यों हम लोगों को चेक नहीं करना चाहिए? बोल सकते हो ऑप्शन बी क्यों हमें नहीं चेक करना चाहिए? बोलो ऑप्शन बी क्यों नहीं चेक करना चाहिए? बोलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, मतलब দেখাবেন পুরো, একটা লাইন মিস হয়ে যাচ্ছে। एक सेकंड प्लीज, पहले बोलो कि अगर ये ऑप्शन भी क्यों नहीं चेक करना चाहिए? मैम क्वेश्चन में बोला है y older than x।
हाँ, तो फिर इसको क्यों चेक करें, क्योंकि x तो मेरा 50 है, तो यहाँ पर तो x को ओल्डर बना दिया है, तो इसको चेक कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो तुम लोगों का ए ऑप्शन पीछे के साइड होता, ए का ऑप्शन अगर हम लोगों का एकदम एंड में भी होता, तो तुम लोग को पहले बी को क्रॉस लगा देना चाहिए, बाकी चेक कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर मेरा पहले ही वाले ऑप्शन से मैच हो जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है, बाकी तुम लोग चेक कर सकते हो। अगर हमारा सीक्वेंस ऐसा नहीं होता, लेकिन बी को तुम लोग को किसी भी हालत में चेक नहीं करना चाहिए। क्यों चेक करोगे, क्योंकि वाई तो ओल्डर बोला है, यहाँ ऑप्शन में तो उल्टा ही दे रखा है, तो बी को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। लिखे नहीं आज लिख पे बोलने से कि हाँ मैम। नेक्स्ट बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज 12, ठीक है। बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर, तीनों देखो 4 ऑप्शन है, चारों ही 3 डिजिट है, सभी के डिजिट का टोटल बोल रहा है 12 है। अब अगर तुम लोग देखोगे ना, सभी में 12 आ रहा होगा। 3 + 2 5, 5 + 7 ये भी 12 आ रहा है। 3 + 2 5, 5 + 7 12, ये भी 12 आएगा, ये भी 12 आएगा। क्यों, क्योंकि डिजिट मेरा सभी में एक ही जैसा लिया हुआ है, 2, 3 और 7, लेकिन नंबर में कहीं यूनिट प्लेस में 2 को लिया है, कहीं यूनिट प्लेस में 7 को लिया, इस तरीके से चेंज किया है। तो इससे तो हम लोग कुछ भी चेक नहीं कर सकते। इस कंडीशन को छोड़ो। इफ द डिजिटल रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज बाय 495, बोल रहा है कि अगर डिजिट रिवर्स हो जाएगा तो वो नंबर 495 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग पहला ये कंडीशन चेक करते हैं ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए में मेरा नंबर कितना है, नंबर बोला है 327, ठीक है। तो 327 जो नंबर है, मुझे पहले बोलो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, इसका रिवर्स नंबर क्या होगा। रिवर्स मतलब पता है ना, जस्ट ऐसे पढ़ रहे हो, ये ऐसे हो जाएगा, बोलो रिवर्स नंबर क्या होगा। अरे बोलो। अच्छा, 25 का रिवर्स क्या होता है। मैम 52। 723 तो फिर इसका रिवर्स तुम लोग नहीं बोल सकते हो, बोलो कितना होगा। हाँ, कोई बोल रहा था, बोलो। 723 मैम, हाँ 723। हाँ 723। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसका रिवर्स कर लिया। अब बोल रहे रिवर्स करते ही जो नंबर बना उसमें और ओरिजिनल नंबर में डिफरेंस 495 का होगा, मतलब ये नंबर 495 से इंक्रीज होगा। चेक करते क्या ऐसा हो रहा है, चेक करके देखो कि डिफरेंस 495 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। माइनस करके देखो, नहीं 495 तो नहीं आया, 396 आ गया। तो इस ऑप्शन को आगे और चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोल दिया है कि रिवर्स होने के बाद इतने से इंक्रीज करेगा, उसके बाद कुछ और भी बोला है, लेकिन और इस पे अप्लाई क्यों करे जब मेरा पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ। चलो बी पे चेक करते हैं। 372 था नंबर, ठीक है। अब इसका रिवर्स, इसका रिवर्स हो जाएगा 273, जस्ट ऑपोजिट 273। 372 और 273 का डिफरेंस आना चाहिए जितना हमें बोला है। देखते हैं कितना हम लोग का आ रहा है। 99 नहीं, इतना नहीं था, कुछ 400 इतना दिया था। देखते हैं, 99 तो नहीं था, 495 था। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंस मेरा 99 नहीं, कुछ और आना चाहिए। मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन सी के साथ चेक करते हैं। ऑप्शन सी में बोला है 237। अब इसका करो रिवर्स। 732। 732। अब चेक करो डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर जितना बोला है उतना आ रहा है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करें। 495, ठीक है। 495। हाँ, यही बोला था, देखो यही वाला बोला था, 495 आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन इसी पे चेक करेंगे, क्योंकि ये एक कंडीशन को तो फुलफिल कर ही दिया, और 12 वाला कंडीशन तो सभी में फुलफिल हो रहा था, ये हम लोगों ने देख लिया था। बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट डिजिट, बोल रहा है सारे डिजिट को रिवर्स ना करके सिर्फ 10th प्लेस का और यूनिट प्लेस का डिजिट को अगर हम लोग रिवर्स करते हैं
इंक्रीजेस द नंबर बाय 36, तो नंबर जो चेंज होके आएगा और जो ओरिजिनल नंबर है उसमें डिफरेंस सिर्फ 36 का होगा, ठीक है। तो इसमें रिवर्स करो, रिवर्स करना है सिर्फ यूनिट और 10th डिजिट, तो फिर नंबर कितना बनेगा, नंबर कितना बन जाएगा यूनिट और 10th डिजिट को सिर्फ रिवर्स करने से? 732। 732 का पहले भी हुआ है, 732 तो सारे डिजिट का रिवर्स हो रहा है, सिर्फ यूनिट डिजिट को रिवर्स करने बोला है ओरिजिनल नंबर का, यूनिट और 10th डिजिट। 273। करेक्ट, 273, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद बोल रहा है जो ओरिजिनल नंबर और जो चेंज मतलब इंक्रीज होने के सॉरी रिवर्स होने के बाद जो चेंज नंबर है उसमें डिफरेंस जो है बोल रहा है होना चाहिए 36 का, तो वो तो चेक करना पड़ेगा 36 का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। 273 माइनस 237, 36, हाँ हो रहा है, सारे कंडीशन फुलफिल कर चुका है, यानी ऑप्शन सी ही हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। 9th नंबर का हो गया, चलो अब 10th नंबर का देखो क्या बोला है। 10th नंबर में बोला है two numbers are such that twice the greater number exceeds twice the smaller one by 18, मतलब बोल रहा है दो नंबर्स है, ऐसे दो नंबर्स है जिसमें ग्रेटर यानी बड़े वाले नंबर का ट्वाइस यानी डबल जो है वो छोटे वाले नंबर का डबल करने से उससे 18 ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले ये कंडीशन पे चेक करते हैं कि ऐसा कौन से केस में फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन को भी चेक करेंगे जिसमें हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चेक करके देखते हैं, चेक करो। जैसे पहला ऑप्शन है 36 और 45, तो देखते हैं चेक करके। 36 और 45, 36 और 45, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें बोला है कि ट्वाइस द ग्रेटर नंबर मतलब 45 का डबल, 45 क्योंकि ग्रेटर है, 36 और 45 में ग्रेटर तो 36 सॉरी 45 ही होता है ना, तो 45 का डबल होता है 90 और 36 का डबल हो जाएगा 72। बोल रहे हैं डबल करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस 18 आना चाहिए, 18 आ रहा है, हाँ 18 तो आ रहा है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला भी फुलफिल होना चाहिए। अब बोल रहा है 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर आर टुगेदर 21। 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर कौन है 36 है, 1/3 ऑफ द स्मॉलर और फिर बोल रहा है 1/5 ऑफ द ग्रेटर, 1/5 ऑफ द ग्रेटर यानी 45, 9, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है टुगेदर मतलब एक साथ बनने चाहिए 21, बन रहा है, ठीक है। यस मैम अब हो बोल रहा रहा है। है हाँ तो द नंबर्स आर, अब यहाँ पर देखो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसमें कंडीशन है, बताते हैं ऑप्शन ए सही नहीं है, क्यों नहीं है हम बताते हैं। अच्छा बोलो, अगर ये सही है तो ये भी तो सही है, मेरा बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम ग्रेटर इसको मानेंगे, इसको स्मॉलर मानेंगे, क्योंकि मेरा 45 और 36 पे ही सेम कैलकुलेशन होगा, तो मेरा तो दोनों ऑप्शन ही सही आएगा। बोलो सही आएगा कि नहीं? ये दोनों को छोड़ देते हैं, ये तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे एक चीज बोलो, क्या ऑप्शन ए और बी दोनों ही आंसर तुम लोग को नहीं लग रहा है कि ए भी मेरा आंसर है बी भी मेरा आंसर होगा, क्योंकि दोनों में ही तो सेम डिजिट है? बोलो क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि तुम लोग को एग्जाम में क्या कंफ्यूजन हो सकता है? यस मैम। ये तो एक सिंपल सा बात बोले, बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर मुझे 36 45 दिया है और ऑप्शन बी में भी मुझे 45 36 दिया है, तो मेरा तो दोनों ऑप्शन से ही चेक करेंगे तो सही आएगा। इसमें हम इसे ग्रेटर इसे स्मॉलर मानेंगे, इसमें इसे ग्रेटर इसे स्मॉलर मानेंगे, सारे कंडीशंस को लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा। तो फिर मुझे आंसर कौन सा देना चाहिए, ए या बी? बोलो। मैम बी। बी मैम देना बी। चाहिए। अच्छा, बी क्यों देना चाहिए मुझे बोलो? सही है बी देना चाहिए, लेकिन बी ही क्यों मैम क्योंकि देंगे? उसमें क्योंकि क्वेश्चन में पहले मैम क्योंकि ग्रेटर नंबर क्वेश्चन का के बोला गया है। स्टार्टिंग में मैम हाँ, पहले ही ग्रेटर नंबर मेंशन क्योंकि कर दिया है। क्वेश्चन में हमें पहले ग्रेटर बोला है, फिर उसके बाद स्मॉलर का डेटा दिया हुआ स्मॉलर है, बोला है। इसीलिए ये दोनों में से हम लोग का एकदम सही वाला आंसर ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुम लोग टिक करोगे, दोनों से ही आंसर आएगा, लेकिन
जैसे लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 11th नंबर में क्या बोला है, द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी आर 4Q प्लस 7P इक्वल टू 17, ठीक है। डिमांड सप्लाई इक्वेशन एंड P यानी प्राइस इक्वल टू दे दिया है रेस्पेक्टिवली, वेयर P इज द मार्केट प्राइस एंड Q इज द क्वांटिटी। ये जो इक्वेशन है इसमें बोल रहा है P जो है प्राइस को डिनोट कर रहा है, Q जो है क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। देन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कौन सा होगा। तो देखो सिंपल सा बात है, इसको कैसे चेक करोगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है एक प्राइस का, एक क्वांटिटी का, एक प्राइस का, एक क्वांटिटी का, एक प्राइस का, एक क्वांटिटी का, तो ये दोनों वैल्यू या फिर ये दोनों वैल्यू या फिर ये दोनों वैल्यू, जो भी मेरा आंसर होगा, कैसे पता चलेगा कौन सा मेरा आंसर होगा, चेक कैसे करोगे, इस वैल्यू को तुम लोग को ये दोनों इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर आंसर जो है वही वाला होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आंसर वो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन ए से, ठीक है। 11th का हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन ए से, जो कि हम लोग का 2,3/4 है, मतलब प्राइस बाय ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है 4Q प्लस 7P इक्वल टू 17, 4P प्लस 4Q प्लस 7P, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, 4Q प्लस 7P इक्वल 17, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों में पहले मुझे प्राइस बोला है फिर क्वांटिटी, मतलब ये P है ये Q है, तो 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू, नहीं सॉरी देखो गलत लिख देते हैं अभी हम, Q मतलब 3/4 और P मतलब 2 है, ये 17 आ रहा है कि नहीं देखते हैं, तो ये 4 कैंसिल होके 3 हो गया और ये 14 हो गया, तो ये आंसर मेरा 17 आ गया। अब यही सेम वैल्यू को मुझे दूसरे वाले इक्वेशन में भी पुट करना है, P इक्वल टू Q/3 प्लस 7/4, P इक्वल टू Q/3 प्लस 7/4, इसमें पुट करके मुझे देखना है कि मेरा 7/4 आ रहा है कि नहीं, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं P माइनस Q/3 इक्वल, देखते हैं 7/4 आ रहा है कि नहीं, तो P का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस 3/4 Q का वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, ये देखो Q का वैल्यू ही 3/4 है, तो मैंने Q की जगह 3/4 और नीचे जो 3 था डिनोमिनेटर में वो लिख दिया, 3/4 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, तो 2 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 मतलब 7/4। हाँ आंसर तो आ रहा है, क्योंकि देखो इसको अगर हम लोग अरेंज करते हैं ये इक्वेशन कुछ ऐसे देखने में लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया कि पुट करने से 17 आ रहा है कि नहीं, वैसे ही चेक किया कि पुट करने से 7/4 आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है, तो फिर ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, बाकी केसेस में नहीं आएगा, तुम लोग चाहो तो चेक कर। বলছি 2 মাইনাস কেন লিখলে माइनस, এটা মাইনাস আছে তাই না? ম্যাম? মানে হ্যাঁ, মানে p মাইনাস q বাই 3 ইকুয়ালস টু 2 মাইনাস 3/4/3, টা বুঝলাম না। কেন অপশন এ তে তো 2 আর 3/4 ই আছে, যেভাবে এখানে লিখলাম। আচ্ছা, ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। तो ऑप्शन ए मुझे लग रहा है कि आंसर हो सकता है, बाकी में भी तुम लोग को चेक करवा देते हैं, देखो इसमें चेक करते जल्दी हो जाएगा, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो P, ये P का वैल्यू है तो 7 इंटू 3 और ये 4 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस ये 21, 17 तो होने से रहा, ठीक है। अब C से भी चेक करके देख लो, P मतलब हम लोग का Q मतलब 3/5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू P मतलब 7 इंटू P मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का देखो काफी ज्यादा आ रहा है, 17 से तो ज्यादा ही आएगा, ये ही तो मल्टीप्लाई होके 35 हो जा रहा है, तो ये दोनों वैल्यू से तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो जिससे सेटिस्फाई होगा वही तो हम लोग का इक्विलिब्रियम वैल्यू देगा, तो ये आंसर हम लोग का ऑप्शन ए से सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए हो गया। अगर इससे भी नहीं होता तो तुम लोग नन ऑफ दिस दे देते, ठीक है। अच्छा चलो ये सब तो आसान था, इसमें ज्यादा कुछ झमेला वाला बात था नहीं, ठीक है। बाकी तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इक्वेशन का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो लैंग्वेज है ना क्वाड्रेटिक, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये जस्ट ऐसी जानकारी के लिए बोल रहे हैं, ये एक लैटिन वर्ड है जो कि क्वाड्रेटस से लिया गया था,
ये आउट ऑफ द बुक है, नॉर्मल ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को अगर इंटरेस्ट है तो देख सकते हो। इसका मतलब था स्क्वायर, जो हम लोग स्क्वायर बोलने से समझते हैं ना, लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसका हाईएस्ट पावर, ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर बोलो या फिर डिग्री बोलो, जो कि होता है 2, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब मैंने बता दिया, दैट इज स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब ये हो गया। अच्छा, अब देखो फॉर्मेशन इसका कैसा होता है। फॉर्मेशन जैसे लीनियर इक्वेशन का मैंने तुम लोग को फॉर्मेशन बताया था, क्या बताया था, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसे बताया था। क्वाड्रेटिक का भी अपना एक फॉर्मेशन होता है जो कुछ ऐसा होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है, ठीक है। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जहां पर a को क्या बोला जाता है, a को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। मतलब जैसे कोई भी एक इक्वेशन तुम लोग को लिख के दिखाते, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, तो ये जो a है, मतलब यहाँ जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है ये हम लोग का क्या है, ये जो 2 है ये हम लोग का a हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग को जैसे देखो नॉर्मल अगर तुम लोग ऐसे 2x भी लिखते हो ना, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। या 5x भी लिखते हो, 5 को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। मैथ्स में इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, और इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। ये देखो जैसे x का हम लोग अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, लेकिन a का वैल्यू मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं b। b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये भी होता है कांस्टेंट। और c जो है, c सिर्फ किसी का कोफिशिएंट नहीं है, c एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, c एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। और x जो है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब वेरी कर सकता है। लेकिन इक्वेशन में a, b और c का जो वैल्यू वो वैसा ही रहेगा, x का वैल्यू हमारा वेरी कर सकता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a नॉट इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका रीजन देखो, बड़ा ही आसान सा एक रीजन है। अगर मेरा a 0 हो गया तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। ये क्यों a नॉट इक्वल टू 0 होता है, इस चीज को हम समझाते हैं। इफ a इक्वल 0, देन जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने QE लिखा है, वो कैसा दिखेगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मेरा a ही बोल रहा है 0 हो जाता है, तो 0 इंटू एक्स का स्क्वायर, बाकी हम एज इट इज रख रहे हैं। बाई चांस किसी भी इक्वेशन में अगर मेरा a 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया 0 प्लस bx प्लस c, यानी bx प्लस c हो गया, bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरा सोल्यूशन निकल के आएगा। और ये जो है, क्योंकि ये bx प्लस c है, ये मेरा नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें पावर x का 2 रहा ही नहीं। अगर पावर में x में 2 रहे, x का पावर अगर 2 नहीं रहेगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, ये ट्रांसफर हो चुका है लीनियर इक्वेशन में, ट्रांसफर टू लीनियर इक्वेशन। इसीलिए हमेशा एक कंडीशन दिया गया है कि हम लोग कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां पर a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाकी कुछ भी हो, माइनस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, से मतलब माइनस यानी कि नेगेटिव ही हुआ, बाकी कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0 होने से क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट ही हट जाता है, ठीक है। अब दिमाग में ये भी आ सकता है, क्या b मेरा 0 हो सकता है, हाँ b 0 हो सकता है। देखो हम दिखाते हैं, b 0 हो सकता है, कोई इश्यूज नहीं है। देखो जैसे कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर हम मान लेते हैं कि मेरे इस कंडीशन में b का वैल्यू 0 है, इफ b 0, ठीक है, इफ b 0, तो कैसे दिखेगा, 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो है, ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब तुम लोग ये मत सोचो कि अगर मेरा bx हट गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मेन पॉइंट ये है कि x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर होगा, चाहे बीच में मेरा bx वाला वैल्यू रहे या ना रहे, ठीक है। लेकिन इस तरीके के इक्वेशन को और इस तरीके के इक्वेशन को जहां पर कोफिशिएंट में b भी है, इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम बताते हैं क्या क्या वो दो तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्योर और एक होता है इफेक्टेड, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर b का वैल्यू 0 है, इफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर b का वैल्यू 0 नहीं है। जैसे कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर सिर्फ x है और x का पावर 2 है। लेकिन इफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जहां पर a के साथ b भी है और एक x का पावर मेरा हाईएस्ट है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे x का स्क्वायर -4 = 0, ये मेरा एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू 0 है, ठीक है। और इफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया एग्जांपल 5x स्क्वायर -6x, ऐसे ले लेते हैं, -6x - 3 = 0, ये मेरा इफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर b का वैल्यू मेरा 0 नहीं है। अब तुम लोग को हम एक टास्क देते हैं, मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में, क्योंकि ये तुम लोग को सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोग क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले इधर वाला बताना जो इफेक्टेड वाला है, इसके साथ इसको कंपेयर करके तुम लोगों को मुझे ये बताना है कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है। हम एक काम करते हैं, पहला वाला हम तुम लोगों को बता देते हैं, अब 2-3 ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग मुझे बताना कैसे कंपेयर करोगे। सिंपल सा बात है, इस जगह के साथ इस जगह का कंपैरिजन होगा, क्योंकि दोनों इक्वल डेटा में ही कंपैरिजन होता है। तो 5x का स्क्वायर अगर ax स्क्वायर से बराबर है तो 5 = a हो जाएगा, दोनों साइड से x का स्क्वायर हट जाएगा, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 5, और कैसा है 5 में प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस लिखना जरूरी है ताकि कभी माइनस हो तो तुम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो a का वैल्यू मेरा +5 है। अब b को कैसे चेक करोगे, देखो माइनस, इसके साथ इसको कंपेयर करोगे, इसके साथ इसको कंपेयर करोगे, -6x = bx, तो x हट जाएगा तो -6 = b, तो ये मेरा कितना आंसर आ गया -6। अब तुम लोग नेक्स्ट कैसे कंपेयर करोगे, इसके साथ इसका, तो यहाँ पर क्या आ रहा है c = -3, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बड़ा ही सिंपल तरीका है। तुम लोग पूरा इस वैल्यू को इस वैल्यू को इस वैल्यू को कंपेयर करने से ही तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, और ये काफी जरूरी है पूरे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, क्योंकि बिना ये कैलकुलेट किए हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेम तरीके से यहाँ ये वाला भी हम बताते हैं, देखो यहाँ पर भी कंपेयर करके देखो, ये डेटा के साथ ये वाला डेटा, तो डेटा मेरा क्या है, x का स्क्वायर = ax स्क्वायर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x स्क्वायर दोनों साइड से हट गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 = a, मतलब यहाँ पर a का वैल्यू +1, ठीक है। b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b तो डेटा में है ही नहीं, तो bx = क्या है 0 है। ये देखो कंपैरिजन कैसे चल रहा है, bx का मुझे कोई कंपैरिजन का डेटा नहीं मिला, तो bx मेरा 0 है, तो b मेरा क्या आ जाएगा 0/x, यानी b का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 का तो कोई प्लस माइनस नहीं होता है। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का मेरा कंपैरिजन का डेटा मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ b नहीं है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि b के साथ x रहता है, तो यहाँ तो x ओरिएंटेड कोई डेटा है ही नहीं, तो हम कंपेयर करने पे मुझे 0 ही मिलेगा। अब ये देखो -4 = +c, यानी c का वैल्यू हो जाएगा -, ठीक है। इस तरीके से कंपैरिजन करना पड़ेगा, धीरे धीरे कंपेयर करोगे आराम से आंसर निकाल पाओगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग मुझे a b c का वैल्यू निकाल के बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग उसमें मुझे a b c का वैल्यू बताना। पहला एग्जाम्पल 2x का स्क्वायर + 3x + 5 = 0, इसमें तुम लोग मुझे बताओगे कि a b c कितना कितना होगा। अच्छा, सेकेंड हम दे रहे हैं x का स्क्वायर -x = 0, इसमें तुम लोग मुझे बताना है a b c कितना होगा। और थर्ड हम देते हैं 5x का स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। नहीं, इसमें माइनस माइनस कर, -6x -9 और ये कर लेते हैं हम, इसे 10 कर लेते हैं। चलो इसमें तुम लोग मुझे बताना कि ABC कितना कितना होगा। चलो पहला वाला बताओ, पहला वाला। कोई भी पहले पहले वाले केस में A का आंसर, B का आंसर, C का आंसर, मुझे पहले वाले बता दो फिर दूसरा वाला बताना। A equals to +2, हम्म, B equals to +3 और C equals to +5। सही बात, बिल्कुल सही बात। कॉपी में साइड में ऐसे लिख लेना है, ठीक है। 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। सबसे आसान तरीका, इधर से x और x हट गया, a का वैल्यू कितना आ गया, +2 आ गया। यहां से ही कंपैरिजन कर सकते हो, ये x हट गया, a का वैल्यू +2 आ गया, ये x हट गया, b का वैल्यू +3 आ गया, और c का वैल्यू मुझे 5 दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें और हम क्या बोले, ये तो ज्यादा कुछ बोलने वाला है ही नहीं। चलो अब ये वाला बताओ, ABC का वैल्यू। मैम A equals to +1, ठीक है, जो শুনতে পেলাম না। B equals to, मैम 0, गलत, B 0 नहीं हो, -1, करेक्ट, -1। C, C equals to 0। 9 हाँ। -9 9 0 9 तो कुछ नहीं होता। नीचे वाला हम देख लिए थे मैम, सॉरी। ax² प्लस bx प्लस c 0, तो x का स्क्वायर के नीचे x का स्क्वायर लिखोगे, x के नीचे x लिखोगे, c का वैल्यू कुछ नहीं है तो ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब कंपेयर करो, कंपेयर करने से क्या आएगा, यहां से यहां कंपेयर करोगे तो x² हट जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 + 1 आ जाएगा। ये देखो, अगर ऐसे भी नहीं होता है तो जैसे मैंने पहले सिखाया वैसे तुम लोग कर सकते हो। ये रहा, तो a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अच्छा, bx इक्वल टू -x है, तो फिर यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों साइड से x हट गया, -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर c का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। मैम +A + 10 प्लस a का वैल्यू बोलो, प्लस +10। 10, हाँ, हाँ, उसके बाद B का -6, B का -6, हाँ, C का -9। -10, हाँ सही बात, सही बात है। ये वाला, ये देखो, ax² प्लस bx प्लस c 0 लिखो, ठीक है। अब कंपेयर करो, इसके नीचे लिख लिख के 10x², माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस तो लिख नहीं सकते हैं, -9 इक्वल 0। अब कंपेयर करो, ax का स्क्वायर 10x का स्क्वायर है, दोनों साइड से x² हट जाएगा, a का वैल्यू 10 निकल के आएगा, +10 तुम लोगों को लिखना जरूरी है, ठीक है। bx का वैल्यू -6x है। अब देखो, प्लस भी तुम लोग लिख सकते हो, ये अगर तुम लोग सीखने में दिक्कत होता है, इधर इधर प्लस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ जाओगे कि प्लस लिखना तो मैंडेटरी नहीं है ना, फिर भी अगर लगता है कि लिखने से तुम लोग सही आंसर ज्यादा बोल पाओगे तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लिखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बी का वैल्यू -6 निकल के आ गया, सी का वैल्यू देखो -9, तो सी का वैल्यू मेरा -9 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इस पे ग्रिप होना लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस पे ग्रिप होगा तो ही हम लोग जो है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी सीक्वेंस, मतलब इसी रिलेटेड टॉपिक में ही हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो तुम लोग अगर लिख के, जिन लोगों से नहीं हो रहा है, हम उन लोगों को बोल रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम लोगों को ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट को याद रखना है, उसके नीचे जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखना है, फिर दोनों को कंपेयर कर करके देखना है, ठीक है।
हो जाएगा। जैसे देखो इसका भी हम कंपैरिजन बता देते हैं। ये एक एक पार्ट को तुम लोग को कंपेयर करना है जब तक तुम लोगों को ग्रिप नहीं आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद तुम लोग ऐसे देख के ही कर सकते हो। यहाँ पर हो गया, दोनों साइड से x हट जाने पे b3 आ गया, लेकिन तुम लोग +3 जरूर लिखना जैसे लिख रहे हो, ठीक है। प्लस माइनस लिखना जरूरी है ताकि गलत ना हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि सोल्यूशन कैसे किया जाता है किसी भी इक्वेशन का, ठीक है। तो मेनली दो मेथड से सोल्यूशन करते हैं, जिसमें शायद तुम लोग को दोनों मेथड भी पता हो या फिर कोई एक मेथड पता हो। एक होता है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है हम लोगों का श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर तुम लोगों ने पहले किया है तो पता होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी पता हो जाएगा। देखो, मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है, तो दो मेथड है, मेथड 1 और एक मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 जो कि सभी ने किया होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, लेकिन अगर अभी भूल गए हो तो हम तो अभी सिखाएंगे तो याद हो जाए। इसका और एक नाम भी है ट्रायल एंड एरर मेथड। शायद ये नाम ना पता हो, लेकिन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नाम तुम लोग को जरूर पता होगा। और मेथड 2 जो है, मेथड 2 जो है इसका नाम है, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला अप्लाई करके है, जो कि है ऐसा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग को याद हो जाएगा? अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो जाएगा। हम लोग इसके बेसिस पे इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा। याद करने के लिए ज्यादा एफर्ट का जरूरत नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। लिखने से याद होता है, मुझे तो जितना नॉलेज है तो तुम लोगों को भी लिखना चाहिए, लिखने से याद हो जाए। अब ये फॉर्मूला का जो फीचर्स है वो क्या है, वो है कि इस फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कांट बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, हम बोलना चाह रहे हैं कि सभी इक्वेशन को इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस मेथड से। लेकिन मेथड 2 जो कि एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये कोई भी इक्वेशन का आंसर हमें दे सकता है। तुम लोग कहीं से भी कोई भी इक्वेशन लेके आओ, उसका आंसर तुम लोग को जरूर मिलेगा। कैन बी अप्लाइड इन एनी इक्वेशन। दुनिया के कोई भी इक्वेशन को उठा के लेके आओ, उसका अगर आंसर निकालना है ये मेथड से हो जाएगा। लेकिन इससे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे हम तुम लोगों को एक पहले क्वेश्चन करवा के देखते हैं। देखो, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, x का स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। मतलब x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या है, जिनको याद नहीं है हम बोल देते हैं। देखो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का मतलब हो जाता है कि हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, इस इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, बोलो कंपेयर करके। इसके नीचे हम ऐसे लिख देते हैं, तुम लोग अपने कॉपी में लिखो, हम यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा देंगे। फिर ये कंपेयर करके मुझे बताओ कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, बोलो। मैम a का वैल्यू है A equals 1, to 5 +1, C equals to b का है -5 हम्म और c का है +6। अच्छा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हमें करना पड़ता है ऑलवेज a इंटू सी, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है a इंटू सी, जो कि तुम लोग करते भी हो, लेकिन शायद अगर याद है तो अच्छा है, और अगर भूल गए हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का जो पूरा मेथड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखो। 1 इंटू 6 कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका करना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम करना है तो एलसीएम करते सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से करना चाहिए, तो 2 3 × 6, ठीक है। 3 1 × 3 हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 6 = 2 × 3 × 1 आया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा यहाँ पर
b का वैल्यू है, ठीक है। b का जो वैल्यू है यानी कि -5, मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि ये b का वैल्यू जो है ये एलसीएम के वैल्यू से -5 में आ सके। मतलब ये 2 × 3 × 1 को मुझे यूज करना है। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 + 3 प्लस या माइनस करना है, 2 + 3 में मेरा 5 होता है, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए -5, तो ये माइनस यहाँ पर यूज कर लेंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। 5 के जगह मुझे क्या लिखना है, 2 + 3 लिखना है। 2 + 3 मुझे कहां से मिला, ये जो मैंने यहाँ पर a × c किया, फिर उसका एलसीएम किया। पहले a × c करना है, फिर मुझे उसका एलसीएम करना है। एलसीएम करने से मुझे मिल जाता है 2, 3 और 1। ये सब क्या है, फैक्टर है। ये एक फैक्टर है, इसीलिए तो इसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये भी एक फैक्टर है और ये भी एक क्या है, फैक्टर है। मुझे 3 फैक्टर मिला। अब ये 3 फैक्टर को यूज करना है मुझे, किसी भी तरीके से मुझे 5 लेके आना है, -5, ठीक है। तो अगर 2 × 1 2 या फिर 3 × 1 3, जो भी मानो, तो 2 + 3 करने से मेरा 5 आ रहा है, आ गया। अब यहाँ जो x है मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पर 6 लिख दिया। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म को मुझे फैक्टर के थ्रू से चेक करना, फैक्टर के थ्रू से रिप्रेजेंट करना है। तो मिडिल टर्म क्या था, 5 था, जिसको मैंने फैक्टर के थ्रू से प्रेजेंट किया, इसीलिए इसका नाम होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। साइड में कुछ भी नहीं होता, मिडिल के टर्म को हम लोग फैक्टराइजेशन के थ्रू से दिखाते हैं। अब ये x का स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस है, -2 × x, तो -2x प्लस माइनस में -3x + 6 = 0। अब ये दोनों में से x कॉमन ले लो, x -2, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, तो x -2, ठीक है, प्लस माइनस में -0, तो x -2 और x -3, ये दोनों में से x -2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x -3, 0 हो गया। अब इससे हम लोग बोल सकते हैं कि x -2 = 0। ये देखो, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। अगर x -2 = 0 है तो x = क्या हो जाएगा, 2, और दूसरे तरह ऐसे बोल सकते हैं x -3 = 0 है तो x = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी को लग रहा है ये कैसे पॉसिबल है, देखो अगर हम x -2 को इधर रख रहे हैं तो ये 0 = x -3 कर सकते हैं, यानी x -2 = 0 आ जाता है। ये लिखने का उतना जरूरी नहीं होता, इसलिए मैंने वो वाला लाइन नहीं लिखवाया। चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पर कि अगर हम x -2 = 0 / x -3 करते हैं तो x -2 का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड होता है तो वो 0 ही आएगा। तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, यानी x का मेरा 2 वैल्यू निकल के आया, एक 2 और एक 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हुआ कि अगर x के पावर में 2 है तो x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, 2 और 3 यहाँ पर निकल के आए। ये हम लोगों ने कौन से मेथड से किया, फैक्टराइजेशन मेथड से किया। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि सभी इक्वेशन पे अप्लाई करके देख सकते हो। तो चलो एक बार देखते हैं कि जो मेथड 2 है क्या उससे भी मेरा सेम आंसर आएगा। बिल्कुल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो शायद हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलत कर दिया होगा। -b + √b² - 4ac / 2a। अच्छा, अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, b निकाला हुआ था वैल्यू तुम लोगों का -5, तो b के जगह तुम लोगों को लिखना है -5, लेकिन तुम लोग ये माइनस मत हटा देना, क्योंकि ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है। b का वैल्यू -5 है, ब्रैकेट में लिख दिया -5, ठीक है। फिर यहाँ प्लस माइनस जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, फिर √ओवर लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर -5 का होल स्क्वायर, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर से b है, b का वैल्यू मेरा -5 है तो मैंने -5 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर फॉर्मूले में है माइनस तो मैंने माइनस लिख दिया, फिर 4 है तो मैंने 4 लिख दिया, इनटू a है। अब देखते हैं a कितना निकाला था, +1, और c कितना निकाला था, +6। तो a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 6 है, तो a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू मैंने 6 लिख दिया। फिर होल डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू है 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस में +5 हो जाएगा, ठीक है। अब +5 लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने तुम लोग को एक बार समझाने के लिए लिख दिया है। फिर यहाँ पर √ओवर करेंगे, -5 का होल स्क्वायर होता है 25, फिर 4 × 1 × 6, ये हो गया मेरा 24, डिवाइडेड बाय 2 × 1, 2 हो गया। अब ये +5 को ना हम सिंपल 5 लिख रहे हैं, प्लस और नहीं लिख रहे, फिर प्लस माइनस √1 हो जाएगा। 25 से 24 को लेस करोगे, √1 हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 2 है। अच्छा, अब 5 प्लस माइनस √1 का मतलब 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस
प्लस माइनस का मतलब एक बार मुझे 5 + 1/2 करना है, दूसरे बार मुझे 5 - 1/2 करना है। अब 5 + 1 मतलब 6/2, 5 - 1 मतलब 4/2, ठीक है। और इसका आंसर मेरा हो गया 3,2, ठीक है। x का वैल्यू मेरा आ गया 3,2। क्या पहले भी मेरा 3,2 आया था? बिल्कुल, पहले भी मेरा 3,2 आया था। तो देखो इससे भी सॉल्व होता है। और अगर तुम लोग ये फॉर्मूला धीरे धीरे याद कर लेते हो तो तुम लोग बोलोगे हम लोग सभी क्वेश्चन इसी से ही करेंगे, इसमें तो इतना ज्यादा टाइम लगता है। फिर मैच करके भी देखो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। बस इसमें एक ही मेहनत है कि तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और ABC को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। तो ऐसे करके तुम लोगों का आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट जो बता रहे थे, देखो तो मैंने एक इक्वेशन दिया जिससे मैंने तुम लोगों को मेथड 1 और मेथड 2 दोनों पे अप्लाई करके दिखाया। लेकिन अब यहाँ पर दिखा रखा है ना कि कांट बी अप्लाइड फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन। तो हमें ऐसा एक इक्वेशन ले रहा है जो कि फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक इक्वेशन दिखाते हैं, 2x² - 6x - 3 = 0। अब इसका अगर हम लोग जो है फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करें तो पहले मुझे a फाइंड आउट करना पड़ेगा। a +2 है, b कितना है -6, c कितना है -3। सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे a × c करना होता है। तो हम a × c कर लेते हैं, यानी 2 × -3 यानी कि मेरा -6 हो गया, ठीक है। अब अगर हम माइनस को इग्नोर कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका एलसीएम करेंगे, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गया, 2 × 3 × 1, 6 = 2 × 3 × 1। अब मुझे क्या करना है, ये तीन फैक्टर से किसी भी तरीके में 6 लेके आना है, ठीक है। अच्छा कैसे ला सकते हैं, 2 + 3 करके नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा 3 - 2 करके नहीं आएगा, 2 - 3 करके भी नहीं आएगा। अच्छा 6, ये सब मिला के 6 हो जाता है, ठीक है। 6 2 × 3 6 - 1 करने से भी नहीं आएगा। अच्छा और देख लो 6 + 1, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से इस फैक्टर को यूज करके हम लोग 6 नहीं ला सकते। मेरे पास तीन फैक्टर है, 2 × 3 × 1, ये तीनों को यूज करके मुझे किसी भी तरीके से 6 लेके आना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम सिर्फ 2 × 3 लेंगे, क्योंकि 6 के साथ मुझे फिर ये 1 को या तो ऐड या तो लेस कुछ तो करना पड़ेगा। 0 तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि मेरा फैक्टर में 0 कहाँ है कि हम 0 ले ले। मेरा तो ये तीन फैक्टर है, तो मुझे इस तीन फैक्टर का यूटिलाइजेशन करके किसी भी तरीके से 6 लेके आना है, ताकि हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सके। और तुम लोग देख सकते हो कि ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि फैक्टर का एक भी ऐसा डेटा नहीं है जो कि हमें 6 प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर मेरा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन फेलियर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को क्या हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इससे कर सकते हो। इसका नाम है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो श्रीधर आचार्य ने ये फॉर्मूला जो है इन्वेंट किया था, इसीलिए फॉर्मूला क्या है, -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई हो गया मेरा 2a, ठीक है। अच्छा अब -b का वैल्यू मेरा कितना निकला है, -6 निकला है, प्लस माइनस √(-6 का होल स्क्वायर) -4 × a मतलब 2 है, c मतलब -3 है, ठीक है। ये हम यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देते हैं, क्योंकि जब भी मेरा माइनस माइनस आ जाता है ना तो ब्रैकेट दे देने से सेफ रहता है कैलकुलेशन करना। तो 2 × a मतलब मेरा 2 हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले चेक किया कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है, तो मैंने सिंपल श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, जो कि मुझे तो याद है, तुम लोग करते करते याद हो जाएगा। फिर तुम लोग यहाँ से देखोगे कि ABC क्या क्या है, और उस फॉर्मूले का जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को पुट कर देना है। अब पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन करोगे। अच्छा कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पर। अच्छा तुम लोग करो, तब तक मुझे थोड़ा सा एक जैम बोर्ड का पेज लेना पड़ेगा। देखो x इक्वल, हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं, ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। माइनस और माइनस में +6, तो हम प्लस और नहीं लिख रहे, ठीक है। फिर प्लस माइनस है, फॉर्मूले में लिखो प्लस माइनस, √(-6 का स्क्वायर) मतलब 36 हो जाएगा।
अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू 2 इंटू -3 मतलब 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है कि मेरा प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर 2 इंटू 2 मेरा यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 60, ठीक है। ये मेरा आ गया रूट ओवर ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस रूट ओवर ऑफ 60 बाई 4, और दूसरी बार ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस रूट ओवर ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। क्या इसका कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है? हो सकता है, देखो वो भी बता देते हैं। रूट ओवर ऑफ 60 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, देखो रूट ओवर ऑफ 60 को क्या लिखा जा सकता है, तुम लोग को पता तो है, शायद अभी भूल गए हो तो अलग बात है। ये देखो ऐसे, ये एलसीएम करके देखना चाहिए, क्योंकि 60 का रूट का कोई आंसर नहीं होता है, वो पॉइंट में आता है, ठीक है। तो 5 1 5, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या फैक्टर निकल के आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। और इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, जिसका पेयर है, ठीक है, जिसका पेयर है उसको हम लोग एक मान लेते हैं, और बाकी जिसका पेयर नहीं आया उसको रूट में रखते हैं। 5 इंटू 3 इंटू 1 15, दोनों 2 के लिए एक 2, और 5 इंटू 3 इंटू 1 करने से रूट ओवर ऑफ 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 6 को 6 लिखो, रूट 60 को लिख सकते हो 2 रूट ओवर ऑफ 15। क्या 2 रूट ओवर ऑफ 15 रूट 60 होता है? बिल्कुल होता है, 2 रूट ओवर ऑफ 15 रूट 60 ही होता है। कैसे चेक करोगे, अगर तुम लोग को चेक करना है तो देखो 60 और इस पे रूट लगाते हैं, देखो कितना आया, 7.745 आया, ठीक है। अब यही सेम आंसर मेरे इसके लिए भी आना चाहिए। तो देखो हम 15 का लगाते हैं यहाँ पर रूट, ठीक है, 15 का रूट इनटू मुझे कितना करना है 2, इनटू मुझे कर लेना है 2। तो देखो सेम आंसर आया। देखो मैंने जब 60 का रूट किया था तब भी जो आंसर आया था, अभी मैंने जो रूट किया उसका भी सेम आंसर आया। और रूट को कैसे करके हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं बिना पॉइंट का यूज किए, क्योंकि देखो यहाँ अगर तुम लोग पॉइंट का यूज करोगे तो इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्या करना है, 60 को एलसीएम करना है, फिर जिसका पेयर में होगा उसको बाहर रखना है, बाकी डेटा को रूट के अंदर रखना है। ये होता है 2 इंटू रूट 15, जिसे हम लोग 2 रूट 15 बोलते हैं। ये इंटू है, ठीक है, 2 इंटू रूट 15 है, यानी 2 रूट 15 है, और यहाँ डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और ये मेरा 6 जैसा है, यहाँ पर भी क्योंकि रूट 60 है तो 2 रूट 15 और डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, इसमें भी क्या और सिंप्लीफिकेशन होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस रूट ओवर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 4, 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अच्छा, अब ये 2, 3 प्लस रूट ओवर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 2, और 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, ठीक है। ऐसे करके अब ये सिंप्लीफाइड, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि तुम लोगों को इससे ये नॉलेज भी हो गया कि 60 के रूट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखो ये सब तो हम लोग कभी ना कभी जब हम लोग बेसिक मैथ पढ़ते हैं तो सभी ने किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैंने इसीलिए बता दिया। अगर किसी को याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो अभी याद हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा मत सोचो। अब देखो ये ऐसा हुआ क्यों, वो भी बता देते। तुम लोग ये मत सोचो कि मैंने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, रूट 60 के बदले ये लिखा है, रूट ओवर के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। मैंने रूट नहीं लगाया तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है ये 2 के बदले मैंने एक ही क्यों लिया। अब अगर रूट 60 का वैल्यू ये निकल के आ रहा है, क्योंकि ये 60 तो रूट में है ना, तो इसीलिए 2 रूट जब रूट के अंदर है 2 सेम डिजिट, तो उसको बाहर निकालने से एक डिजिट होगा और बाकी अपना रूट के अंदर ही रह गया, क्योंकि उनको कोई अपना पेयर यानी जोड़ीदार नहीं मिला। तो ये हो गया मेरा 15, 2 रूट 15 है, इसीलिए होता है क्योंकि वो रूट है। तो इसका प्रैक्टिस तुम लोग को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना रूट वाला नंबर तुम लोग को काफी सारा मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 रूट 15 ऐसे करके सॉल्व होना चाहिए। तो पहले तो किए होंगे, अभी थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो देखो हम लोगों को ऐसा एक इक्वेशन मिला जो कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसको श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से जो है सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूला जो है वो सभी इक्वेशन पे जो है एप्लीकेबल हो जाता है। अच्छा, अब एक पॉइंट नेक्स्ट लिखा देते हैं, एक ही पॉइंट लिख पाएंगे, नंबर ऑफ रूट और सॉल्यूशन
नंबर ऑफ रूट और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ठीक है, ये हमेशा याद रखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यानी सोल्यूशन या आंसर जो भी बोलो वो ऑलवेज कितना होता है 2, मतलब वैल्यू 2 नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होता है, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, इसीलिए देखो अभी हम लोगों ने जितने सारे भी इक्वेशन सॉल्व किए ना, यहाँ देखो 2 सॉल्यूशन नहीं, ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू। देखने में एक होने से क्या हुआ, ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस माइनस में क्या इंपैक्ट आता है देखो, जैसे तुम लोग यहाँ देख सकते हो, प्लस करने से 3 आया, माइनस करने से 2 आया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखो कि जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब 2 डिग्री 2, यानी कि इसका सोल्यूशन भी 2 डेटा होगा। अब वो डेटा जो भी होगा वो सोल्यूशन करने से पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। मैम